साथ ही ये लगता है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज की जो वर्तमान स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति है, उसमें हम देखते हैं कि पहले जहाँ परिवार में एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार चला लेता था, वहाँ आज वो स्थिति नहीं है। आज चीजें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भाव बढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, तो वहाँ हमें लगता है कि अगर लेडीज भी कमाए तो बुरी बात नहीं, इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है। एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है लेडीज के अंदर, अगर वो पढ़ी लिखी है, अगर वो कुछ जॉब कर रही है, कुछ काम कर रही है, तो उनके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है, जिससे वो महसूस करती है कि नहीं, हम अपने आप में भी कुछ हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं है, और परिवार के लिए वो सहयोगी बनती है। और एक एजुकेटेड लड़की, एक पढ़ी लिखी लड़की सिर्फ खुद नहीं पढ़ती है, पूरे एक परिवार को पढ़ा सकती है, क्योंकि वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। Hello everyone, I am Jitendra Singh, banker turned entrepreneur and author of the book Perfect Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs, and more. Today I have with me Dr. Sunita Jain. She is a versatile individual with a rich background, holding a PhD in public administration and a bachelor in journalism. Her academic prowess is complemented with a wide range of talents, from excelling as a National Cadet Corps awardee and participating in national level adventure sports to displaying skills in drama, dance, and painting. She is a true multifaceted personality. Her professional journey spans roles as an announcer at All India Radio, reporter for various esteemed publications, and contributions in garment, dressing, and jewelry businesses. Driven by passion for a social cause, she actively supports underprivileged students in their academic pursuit, embracing a compassionate vegetarian lifestyle and champion culture preservation through various associations like Gangor, Pondicherry, and Rajasthan Pravasi Samaj. Her commitment to social initiatives extend to her involvement with various organizations, including the Therapanthi Thali Parishad and Gangor, where she spearheads cancer awareness program for women and organizes tree detection camp. Her affiliation with groups like Lions Club, JBN Business Group, Jito showcase her dedication to international social causes, highlighting her role as an influential figure in promoting culture, heritage, and philanthropy. Today, she will be discussing with us about her life journey. So, let us hear from her. Welcome, ma'am. The platform is open, and now over to you. नमस्ते। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्र पर्व है ये, और लाइटिंग के साथ अगर कोई काम शुरू होता है तो वो 100% चमकदार और अच्छा ज्योतिर्मय रहता है। तो इसके साथ ही हम आज बातचीत कर रहे हैं आपसे। बोलिए। तो मैम, फर्स्ट थिंग आई लाइक टू नो फ्रॉम यू इज कि आपकी जो पुरानी लाइफ रही है या बचपन की लाइफ रही है, वहां से अगर हम देखें तो आप लाइफ में क्या करना चाहते थे और जो आप कर रहे हो वो किस तरह से चीजें मतलब स्ट्रीमलाइन हुई, किस तरह वहां तक पहुंची? बचपन से हमेशा एक बेटे की तरह पाली गई हूँ, तो हमेशा एक व्यू वैसा ही रहा कि कुछ करते रहना है, कुछ बढ़ते रहना है। और दादाजी की और पापा जी की जो पर्सनैलिटी थी, तो उसमें एक अलग ही तरह का ग्रेस था। तो हमेशा ये लगता था मुझे कि क्यों हम उनके नाम से ही जाने जाएं, कभी वो हमारे नाम से भी जाने जाने चाहिए ना। तो एक ये थॉट मन में आई, और उसके बाद हमेशा से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली मुझे उनसे। तो अपने लाइफ स्टाइल को मैंने उसी हिसाब से शुरू किया। अमेजिंग। और कुछ करियर को लेके आपके मन में विचार थे कि आपको बड़े होके क्या करियर चुनना है? बहुत नॉटी थी शुरू से, और खेलना कूदना मस्ती करना बस ये बहुत पसंद था। और सबसे छोटी थी घर में, तो सबसे लाडली भी थी। तो करियर को लेके इतना ज्यादा वहां पे इतना कुछ था नहीं कि मुझे कुछ बनना है या कुछ करना है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ऐसे स्टडी शुरू हुई, अपना स्कूल टाइम किया मैंने पूरा, और उसके बाद में जब मैं कॉलेज में पहुंची, तो कॉलेज में जाने के बाद मेरा जो ग्रुप बना था वो ऐसे गर्ल्स के साथ बना जो हर कोई एक प्रोफेशनल फील्ड से आ रहा था। उनके पेरेंट्स जो थे सब प्रोफेशनल फील्ड से थे, और हमारे यहाँ बिजनेस का काम था सबका। तो फिर जब हमारा ग्रेजुएशन जब खत्म हुआ, उस समय सब लोग कंपटीशन की तैयारी में लग गए, एंड मैं बिल्कुल वैसे ही थी कि मुझे क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं था। एकदम रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं वो थी। फिर उन लोगों को देखा तो लगा कि कोई बीएड कर रहा है, कोई पीएचडी के लिए आगे बढ़ रहा है, कोई किसी ट्रेनिंग के लिए आगे जा रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तब तक मैं बिल्कुल ब्लैंक थी कि मुझे करना क्या है एक्चुअली।
पर उनको देखने के बाद लगा, और फिर शुरू से ही मैं स्कूल टाइम से गेम्स खेलती रही हूँ, तो गेम्स में शुरू से इंटरेस्ट रहा। तो जब मैंने कॉलेज में भी अपना ये जारी रखा अपना शौक, और उस हिसाब से आगे बढ़ती रही, तो मुझे वहां आकर के मुझे एक जगह मिली जहाँ मुझे पता चला कि मुझे कुछ करना है यहाँ, और उसके साथ ही मेरा कुछ करने का एक सपना शुरू हुआ। अमेजिंग। सो मैम, आपकी लाइफ में कौन सी वो चीजें हैं जिनको लेके आप काफी पैशनेट हो, और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का क्या रोल रहा आपकी जिंदगी में? हमेशा कुछ सीखते रहना, हमेशा कुछ लर्निंग करते रहना, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा पैशन है। जहाँ भी जाती हूँ, जिस फील्ड में जाती हूँ, या जिस तरह के कार्य को अपने हाथ में लेती हूँ, बस उसे कंप्लीट करना है और अच्छे के साथ कंप्लीट करना है, ये मेरा एक पैशन है। रही मोटिवेशन और मेरे आइडल की बात, तो मेरे शुरू से मेरे दादाजी, पापा जी और मम्मी, मेरी सबसे बड़ी आइडल मेरी मम्मी है। 70-80 ईयर्स ओल्ड जो लेडी है, वो उन्होंने कभी जो स्कूल एकेडमिक में कभी गई नहीं है, फिर भी उनका कॉन्फिडेंस और विल पावर जो मैंने देखा है अपने लाइफ में, अमेजिंग। डिसीजन लेने की उनकी कैपेबिलिटी अमेजिंग, लोगों से हटकर बात करने की कैपेसिटी उनकी अमेजिंग। तो वो चीजें मैं अपने अंदर पाती हूँ, और मैं उनको ही अपना आइडल मानती हूँ कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन न होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को एक अच्छे से स्टैब्लिश किया, समाज में एक अपनी जगह बनाई, लोगों में अपना एक पहचान बनाई। कोई भी छोटे मोटे काम होते तो लोग उनसे पूछने के लिए आते थे कि हमको ये करना है कि नहीं करना है। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मम्मी को इतना कुछ सम्मान मिल रहा है। तो वही चीज हमारे अंदर आ गई, उसी चीज को अपनाया और लगा कि नहीं, हमें जो कुछ करना है, जो सही है वो ही करना है। हमें उस भीड़ में नहीं घुसना है, हमें लोगों के व्यूज के साथ नहीं घुसना है कि जहाँ सब लोग कह रहे हैं नहीं ये ठीक है ठीक है ठीक है तो आप भी ठीक है। नहीं, आज मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि उस भीड़ से अलग खड़े होकर कह सकती हूँ, एम आई राइट, आई एम राइट। अमेजिंग, नाइस टू हियर दैट। सो मैम, अगर हम बात करें आपके वर्क और एक्सपीरियंसेस को लेके, तो आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और अब क्या कर रहे हैं, मतलब तब से लेके अब तक? करियर की शुरुआत भी एक सडन मोड था मेरी लाइफ में। वॉलीबॉल की प्लेयर रही हूँ मैं, तो स्टेट लेवल खेल के जब हम आए थे तो ऑल इंडिया रेडियो से बुलावा आया कि आइए अपना इंटरव्यू दीजिए। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गई वहाँ पे। तो जिस तरह से आपसे बातचीत हो रही है वैसे ही वहाँ पे एक एंकर थे, उनसे बातचीत हो रही थी। तो जब इंटरव्यू हमारा समाप्त हुआ और उसका प्रसारण हुआ तो काफी अच्छी पब्लिसिटी मिली। एंड उस समय गर्ल्स इस माहौल में थी नहीं कि विजुअल मीडिया में या विस्कॉम में लोग ज्यादा जाते थे, ऐसा माहौल नहीं था। पर जो बात करने का तरीका, जो हमारा बोलने का तरीका था, या जो हमारा इंटरव्यू गया वो एक अच्छे से प्रसारण में गया। तो वहीं से हमें डायरेक्ट कॉल आया था कि आप एक बार आइए और हमसे मिलिए। और उन्हीं दौरान वहाँ पे इंटरव्यू होने वाले थे कैजुअल लेवल पे। तो मैंने उस इंटरव्यू को दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और वहीं से मेरी करियर की शुरुआत हो गई। मैंने 17 कम से कम 15 से 17 साल मैंने ऑल इंडिया रेडियो में अपना टाइम दिया है, आकाशवाणी में काम किया है। उसके साथ साथ बहुत सारे चैनल्स पे भी रही हूँ मैं साथ में, और प्रिंट मीडिया में भी मैंने अपना काम किया फिर। तो ये बहुत लंबा रिलेशन हो गया मेरा। अमेजिंग मैम। तो अब अगर हम बात करें आपके विजन, मिशन और गोल को लेके अगले 5 से 10 साल में, तो क्या आपका विजन, मिशन एंड गोल रहने वाला है? मेरा ये मानना है कि जब आप किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ो, जरूरी नहीं है कि लक्ष्य परमानेंट हो जाए आपका, कि एक ही लक्ष्य पे काम करना है। आप बहुत सारे चीजें हैं जो लेके बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको 1 बाय 1 करना चाहिए ताकि आप कॉन्सेंट्रेट होके वहाँ काम कर सको और उस गोल को प्राप्त कर सको। तो मेरा ये इच्छा रहता है कि मैं कुछ न कुछ नया करती रहूं या कुछ न कुछ नया सीखती रहूं। समाज में पूरा बदलाव आना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। काफी कुछ बदल चुका है, ऐसा नहीं है कि हम पुरानी पद्धतियों पे ही चल रहे हैं, लेकिन काफी कुछ ऐसा है जो बदलना भी चाहिए। तो मेरा प्रयास रहता है कि आप कुछ ऐसा करिए जहां अपने आप को आप एग्जाम्पल के रूप में सेट कर सके कि हम घर में रह के या घर से बाहर निकल के दोनों जगह अपने आप को प्रूव कर सके। राइट। हाँ, इसके लिए हम काम भी करते हैं कि महिलाओं से बात करते हैं, कि जैसे कुछ बच्चे हैं उनसे बात करते हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी हर तरह से सहायता की जाती है कि उन्हें किस तरह की सहयोग की उन्हें आवश्यकता होती है। वो सहयोग जितना बन सकता है हमसे या हमारी संस्थाओं से, हम लोग वो करते हैं ताकि वो लोग भी अपने गोल को अचीव कर सके और अपने आप को कहीं पे स्टैब्लिश कर सके। करेक्ट। तो मैम, अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ जो रही है पर्सनली या प्रोफेशनली, उसमें 2-3 चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लाइफ लेसन्स हैं आपके लाइफ के, वो क्या रहे हैं? जब शुरू से ही इस तरह आगे बढ़ने का, टॉम बॉय जैसी जिंदगी जीते जीते आगे बढ़ने का मौका मिला, क्योंकि बात काफी समय पुरानी समझ सकते हैं आप ये कि भाई राजस्थान के कल्चर से आई हूँ मैं, जहाँ पे सभ्यता संस्कृति को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो वहाँ पर लड़कियों की एजुकेशन के लिए उतना ज्यादा क्षेत्र नहीं था।
उस समय में हमें अपने परिवार से इतना अच्छा मौका मिला कि हमने एजुकेशन को लिया, इतना अच्छा मौका मिला कि स्पोर्ट्स के अंदर अपना नाम रखा, इतना अच्छा मौका मिला कि करियर भी बनाया। तो मेरा आगे भी यही मानना है कि जो कुछ करना है अपने एक विजन के साथ करना है। और लाइफ से मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी है, जब बहुत सारे लोग आपकी क्रिटिसाइज करने लगे तो आप एक बात समझ लीजिए कि आप उनसे 2 कदम आगे आ गए। तो कभी भी अगर आपके सामने चुनौतियां आए, कभी भी आपको लगे कि मुश्किलों में आ गए हैं या आपके आजू बाजू ऐसा माहौल बनने लग गया है जिससे आपको लगे कि बस अब छोड़ के मुझे हट जाना है, यहाँ से हट जाना चाहिए, तो मेरा यही मानना है उस समय आपको वहां पर डट कर रहना चाहिए और मुकाबला करके अपना काम करके अपना रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट ही आपकी पहचान बन जाती है। करेक्ट, बहुत सही बात बोली आपने। तो अभी जैसे कि आप काफी सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं, तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो वहाँ इन्वॉल्वमेंट है उससे आपके इंसाइट्स क्या है, मतलब कैसा आपका फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्सेज हैं, और किस तरह से आपका जो एक्सपीरियंस है इन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कनेक्ट करने का, तो वो किस तरह से कम्युनिटी एंगेजमेंट को आगे लेके जाता है, किस तरह से लोगों को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। चेन्नई में आकर के बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ओनली 17 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं चेन्नई में, 17 साल ही हुए मुझे आकर के। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ आके रहना तो मतलब बोले तो एक आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम, आपको यहाँ के जगहों की प्रॉब्लम, और मेरा सबसे बड़ा एक पॉइंट और भी है कि यहाँ पे कोई भी रिलेटिव्स नहीं है ज्यादा। तो जहाँ से मैं आई और यहाँ आके एकदम सेटल होने के लिए तो मेरे लिए एक फॉरेन जैसा ही हो गया, जहाँ मुझे सब कुछ सीखना था, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज भी सीखना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती। तो यहाँ आने के बाद मुझे लगने लगा कि मैं बिल्कुल ठप सी हो गई हूँ, मुझे कुछ भी करने को नहीं मिल रहा था। तो उस माहौल में जहाँ शुरू से ये सीखा है कि डट के मुकाबला करना ही है अपने को, तो फिर सोचा कैसे बढ़ा जाए आगे। तो फिर मैंने संस्थाओं को ज्वाइन करना शुरू किया, धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारी संस्थाओं में जुड़ गई। आज लगभग 30 से 32 संस्थाओं में जुड़ी हुई हूँ मैं। तो यहाँ संस्थाओं में जुड़ने के बाद मुझे काम करने का मौका मिला। यहाँ की सबसे पुरानी संस्था एक राजस्थानी एसोसिएशन तमिलनाडु है, उसकी मैं लगभग 10 साल से इसी मेंबर हूँ और सिंगल वुमेन हूँ, ये मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। और उसके अलावा जैसे गनगौर की आपने बात की, तो राजस्थानी एसोसिएशन की एक लेडीज विंग है गनगौर, और इसका मेन मोटिव रहता है कैंसर डिटेक्शन कैंप करने का, लोगों में कैंसर के लिए अवेयरनेस लाने का। कारण क्या होता है कि हम लेडीज जो है ना थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके नेगेटिव रहते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत कुछ हो गया कोई बात नहीं, देख लेंगे, सोच लेंगे, थोड़े दिन बाद दिखा देंगे। तो हमारी ये जो संस्था है वो हमेशा महीने में एक बार एक कैंप लगाती है और लोगों को इसलिए अवेयरनेस करती है। हम स्लम्स एरिया में भी जाते हैं, हम रूरल एरिया में भी जाते हैं, अपने लोगों के लिए भी लगाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और बहुत अच्छे घराने की औरतें भी हमेशा क्या है कि इस चीजों को अवॉइड कर देती है, तो उनके लिए हम काम करते हैं। रही राजस्थान एसोसिएशन की, तो आप ये देखिए कि वो जो संस्था है पिछले 60 सालों से यहाँ पे है, तो मैं ये कह सकती हूँ वो भी सीनियर हो गई है अपने आप में। तो वो संस्था यहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं। जो लोग राजस्थान से उस समय निकल के आए, जन्मभूमि से निकल के कर्म भूमि में जो लोग आए और आने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि भाई हमें यहाँ अपने आप को कैसे डेवलप करना है, तो जब आप किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे आते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ रचना बसना पड़ता है आपको। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, किसी पौधे को अगर आप लेके जाते हैं और दूसरी मिट्टी में अगर रोपते हैं तो उस पौधे के उस एनवायरनमेंट को उसको लेना पड़ता है। तो वही यही बात हम लोगों पे लागू होती है। तो यहाँ जो लोग आए हमारे पूर्वज, उन्होंने एक विजन देखा कि हमारी ये जो कल्चर हमारा है कि हम दूसरों के प्रति सेवा भाव रखते हैं, दूसरों के दुख दर्द में काम आते हैं, सबको साथ लेकर मिलते जुलते हैं। तो वो जो कल्चर, वो जो थॉट उनकी थी, उन्होंने अपनाया उसको और यहाँ तमिलनाडु में आकर के उन्होंने इस चीज को रोपित किया और इस संस्था के नाम के साथ ये खड़ा हो गया। और ये संस्था जो हमारी है वो एवरी ईयर स्कॉलरशिप देती है, जरूरतमंदों की हेल्प करती है। जैसे बड़ी बड़ी विपदाएं आ जाती है, वर्धा आ गया, सुनामी आ गई, या ऐसे कोई भी आपातकालीन स्थितियां आती है, तब ये संस्था समाज के लिए आगे से बढ़ के काम करती है, जिसमें हम स्थानीय स्तर के लोगों के लिए भी काम करते हैं। तो हमारी संस्था बहुत अच्छे से ये काम कर रही है और काफी अच्छा नाम है इसका कि एक रजत बोल के अपने आप में इसका नाम है, तो ये काफी अच्छा नाम है। अलावा इसके बहुत सारी संस्थाओं में जैसे जुड़ी हुई हूँ, काइंड है करके, तो वो बच्चों के लिए काम करती है। स्थानीय स्तर के बच्चे हो या अपने समाज के बच्चे हो, तो जिन बच्चों को शिक्षा के लिए बराबर सहयोग नहीं मिल पाता, उन बच्चों की शिक्षा के लिए वो कार्य करती है। करुणा इंटरनेशनल करके एक संस्था है, वो आकर के शाकाहार पद्धति पर, पशु प्रेम पर काम करती है कि हमें किसी भी जीव को मतलब कष्ट दिए बगैर अपने जीवन को यापन करना चाहिए, और शाकाहार की पद्धति के साथ भी हम अपने जीवन को स्वस्थमय तरीके से जी सकते हैं और उनको लिए अपन काम कर सकते हैं।
और भी आकर के जैसे तेरापंथी प्रोफेशनल फॉर्म है, तो तेरापंथी है हालांकि एक जैन समुदाय का संगठन है अलग से, लेकिन इसका भी एक प्रोफेशनल संगठन है जो आकर के विभिन्न तरह के जो प्रोफेशनल्स में लोग हैं वो लोग एक मंच पे आते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और राज्य के लिए काम करते हैं। जहाँ कहीं भी हमारी जरूरत लगती है अलग अलग क्षेत्र में, वहाँ हम काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पे मैं जुड़ी हुई हूँ। जी तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है और बिजनेस के रूप में मैं ये कह सकूँ तो इसका बहुत बड़ा आयाम है। सोशल के साथ साथ ये बिजनेस में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ मैं बराबर जुड़ी हुई हूँ और जितना मौका मिल सकता है, जितना काम मेरे से हो सकता है, मैं जरूर करती हूँ। अमेजिंग। सो मैम, अगर बात करें वो कौन सी चीजें रही जिन्होंने आपको इंस्पायर किया फॉर योर डेडिकेशन टू सोशल इम्पैक्ट एक्टिविटीज इनिशिएटिव्स, तो वो कौन सा चीजें थी जिन्होंने फोकस लेके आया कि आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े और आपने अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना शुरू किया? वो कैसे शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप इस चीज में मतलब प्रोमिनेंटली घुस गए? इंस्पायर करने के लिए जब बात आती है तो मैं घर से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि हमेशा पहली पाठशाला घर से ही होती है। तो जब भी मैं काम करने निकलती थी, मेरे बेटा है एक 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, लेकिन जब वो 8 महीने का था तब से ही मैं संस्थाओं में जुड़ना शुरू हो गई थी। और ये मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि उसका मुझे इतना सपोर्ट मिला, इतना छोटा होते हुए भी वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करता था। बच्चे 3 4 5 साल की उम्र में आके थोड़ा समझना शुरू करते हैं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वो 8 महीने का और साल भर का था ना, तब से मुझे बहुत सपोर्ट करता था। मैं कोई भी काम करती तो चुपके उसको बिठा दिया, जहाँ पे भी जैसे भी उसको रखा, वो आराम से उसको सेट होके रखता था। तो वो मुझे इंस्पायर करता था कि देखो, मतलब एक छोटा बच्चा इतना अपने आप में कंट्रोल कर सकता है और अपने आप को एक प्रेजेंट कर सकता है, तो मुझे तो है हक कि मैं कुछ करूं। रहा मेरे पति का सहयोग, तो जब भी कभी मैं आगे बढ़ने के लिए आई तो उन्होंने हमेशा मुझे पुशअप के पीछे खड़े पाया कि कभी भी मैं आगे जा रही हूँ तो पीछे वो मेरे खड़े हैं। मुझे कभी लगता कि मैं थक गई हूँ या मुझे लगता कि मैं अब टूटने वाली हूँ, अब मुझसे ये नहीं होगा, तो वो एक ही बात बोलते, तुम कर सकती हो और तुम ही करोगी। और उनके ये वाक्य मुझे हमेशा इंस्पायर करते और मैं आगे बढ़ती रही। बच्चों की एजुकेशन की बात और स्वास्थ्य संबंधी फील्ड में काम करने के लिए, तो जो कैंसर से संबंधित मैं बात कर रही थी, तो मेरे परिवार के 6 7 मेंबर 1 by 1, मैं ये कह सकती हूँ जैसे एक खत्म हुआ तो दूसरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो ऐसे करके 6 7 मेंबर को कंटिन्यू कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसमें मेरे फादर भी है, मेरे दादी जी भी थे, मेरे बड़े पापा, मेरे खुद के भाई। तो एक के बाद जैसे एक की डेथ की हमें खबर मिलती, अगले 1 2 महीने में हमें नए मेंबर का अनाउंसमेंट मिल जाता कि उनको कैंसर हो गया। तो वो चीज मुझे बहुत खाई जा रही थी कि ये इतनी भयानक बीमारी है, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए, क्यों लोग इसके लिए अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं करना कुछ और चाहती थी, लेकिन मुझे इस संस्था से जुड़ने का मौका मिला और अब मुझे एक अच्छा स्कोप मिल गया इसमें काम करने के लिए। हम लोगों को ज्यादा अवेयर कर पाते हैं और मुझे खुशी होती है कि लोग समय रहते इस चीज के बारे में जान जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा पाते हैं। रही शिक्षा की बात, तो जब मैंने अपने बचपन से देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कई बार लड़कियों को या कुछ ऐसे बच्चों को मौका नहीं मिल पाता जो टैलेंटेड होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनके लिए मुझे अच्छा लगता है कि अगर उनके लिए कुछ काम किया जाए, उनको अगर फैसिलिटी अगर थोड़ी दे दी जाए या उनके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाए या ऐसे कोई टीचर्स उनके साथ लग जाए जो उनको थोड़ा सपोर्ट करे, तो वो बच्चे अच्छे से अच्छा काम करके अच्छा नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगा कि नहीं, उनके लिए काम करना चाहिए। साथ ही ये लगता है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज की जो वर्तमान स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति है, उसमें हम देखते हैं कि पहले जहाँ परिवार में एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार चला लेता था, वहाँ आज वो स्थिति नहीं है। आज चीजें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भाव बढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, तो वहाँ हमें लगता है कि अगर लेडीज भी कमाए तो बुरी बात नहीं, इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है। एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है लेडीज के अंदर, अगर वो पढ़ी लिखी है, अगर वो कुछ जॉब कर रही है, कुछ काम कर रही है, तो उनके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है, जिससे वो महसूस करती है कि नहीं, हम अपने आप में भी कुछ हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं है, और परिवार के लिए वो सहयोगी बनती है। और एक एजुकेटेड लड़की, एक पढ़ी लिखी लड़की सिर्फ खुद नहीं पढ़ती है, पूरे एक परिवार को पढ़ा सकती है, क्योंकि वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। करेक्ट मैम, राइटली पॉइंटेड आउट। तो अगर हम बात करें, जैसे आप राजस्थानी एसोसिएशन से, तमिलनाडु एसोसिएशन से आप कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे इनका बेसिक पर्पस जो है कल्चरल प्रिजर्वेशन के ऊपर काम करना है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये क्यों सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट है कल्चरल प्रिजर्वेशन के ऊपर काम करना, और किस तरह से इसको इफेक्टिवली वर्कआउट किया जा सकता है? बहुत अच्छा, ये सवाल मुझे बहुत पसंद आया है। कारण ये है कि आप जड़ों से जितना जुड़े हुए रहते हैं उतना ही आप खिल पाते हैं। जहाँ पेड़ अपने जड़ों से जुड़ा हुआ रहता है तब तक उसके पौधे, उसकी टहनियाँ, उसके फल बहुत अच्छे से लगते हैं। वैसे ही एक समाज
एक राज्य जो अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, हमारा देश सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व में हम इसीलिए माने जाते हैं कि यहाँ का कल्चर एक स्पेशल कल्चर है, यहाँ पे सभ्यता संस्कृति का विकास एक अलग ढंग से होता है। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे इंस्पायर करती है कि नहीं, आप कितने ही मॉडरेट हो जाओ, आप कितने ही पाश्चात्यकरण के अंदर चले जाओ, लेकिन आपकी मूल जो चीज है वो आपसे जुड़ी हुई रहनी चाहिए। तो सभ्यता और संस्कृति अगर हमारी जुड़ी हुई है तो हम अपने मूल्यों से जुड़े हुए हैं, और मूल्य जो है अमूल्य होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर मूल्य हमारे अंदर है तो हम अपने लक्ष्यों को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को एक बहुत अच्छे स्तर तक लेके जा सकते हैं, और एक अच्छी पहचान जो हमारी बनी हुई है, जिसे हम अभी तक बनाए रखना चाहते हैं, तो वो उस पे नियमित रहती है। हमारे बच्चों में अगर संस्कार नहीं रहते हैं तो हम देखते हैं आजकल के जमाने में बच्चे थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, गलती पेरेंट्स की भी नहीं होती, क्योंकि माहौल ऐसा है। अगर थोड़ा सा उन पे ध्यान दिया जाए, अगर उन पे थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए, तो वो बहुत अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह हमारा कल्चर है कि अगर हमारी सभ्यता और संस्कृति है, उसको अगर हमको कायम रखना है, उसको अगर हमको जिंदा रखना है, तो हमें उन चीजों को बनाए रखना जरूरी है। हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, और उनको उनके तौर तरीकों को अपनाना उनको जरूरी है। आप कितने ही आगे बढ़िए, बहुत विकास करिए, बहुत आगे बढ़िए, लेकिन अपने मूल से जुड़े रहिए। करेक्ट, राइटली पॉइंटेड आउट मैम, आपने राइटली पॉइंटेड आउट किया चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वो कौन से चीजें हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी भी एक सोशल इम्पैक्ट को, सोशल इनिशिएटिव को और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है, और ज्यादा उसको टेंजिबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है कम्युनिटी के ऊपर, तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर किसी संस्था को या किसी भी समूह को आगे बढ़ना है तो, और उसको सोशल के लिए कुछ करना है या किसी भी क्षेत्र में कुछ करना है, तो सबसे पहले हमें एक समान विचारधारा वाले लोगों को इकट्ठा होते हैं, तभी हम ऐसी एक चीज बना सकते हैं। अगर आप उस चीज को बना रहे हैं तो उसके लिए आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको किस काम के लिए इस चीज को हमें बनाना है। जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, संस्था बना रहे हैं या समूह बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, या कुछ लोग मिलके भी एक काम करना चाहते हैं, तो आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि एक निर्धारित लक्ष्य के तहत ही हम ये काम करेंगे। अलावा उसके जब भी कोई संस्था या समूह बनता है तो सेम विचारधाराओं के साथ साथ विपरीत विचारधाराओं के लोग भी मिलते हैं, समय के साथ परिवर्तन होने वाले लोग भी मिलते हैं, कुछ समय के साथ जहाँ हैं वहीं रहने वाले लोग मिलते हैं। तो इस समय हमें एक चीज ध्यान में आती है कि किसी भी संस्था के कुछ नियम और रूल्स जरूर रहने चाहिए, क्योंकि जब रूल्स और नियम से बंधे रहते हैं तो हम इधर उधर बिखरते नहीं है, और जो टारगेट है, जो लक्ष्य है हमारा, उसी पर हम काम करते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आप चेंज मत होइए, बिल्कुल चेंज होइए। आपको जरूरत पड़ती है, आप समय के साथ बदलना चाहते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें अपने व्यूज कुछ चेंज करना पड़ते हैं, करिए, लेकिन मूल सिद्धांतों से अलग मत होइए। जैसे अगर हमने कल्चर के लिए सोच के अगर किसी संस्था को डेवलप किया है, अगर किसी एजुकेशन के लिए किसी संस्था को डेवलप किया है, तो आप फिर इधर से उधर मत होइए। फिर ये सोशल कमिटमेंट है तो सोशल कमिटमेंट में रहिए। और अगर हम जैसे किसी बिजनेस ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो हमारा काम होता है सिर्फ बिजनेस को डेवलप करना, तो उस संस्था को सिर्फ बिजनेस के लिए काम करना, फिर वहाँ सोशल करते करते आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस करते करते आप सोशल करोगे तो थोड़ा सा एक अलग माहौल हो जाएगा, लेकिन सोशल के साथ आप बिजनेस करके लोगों को एक रोजगार के लिए तैयार कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर रूप से अगर रोजगार के रूप में हैं, आप बिजनेस के रूप में हैं, तो आप बिजनेस का काम करिए। तो ये जो एक संस्था या समूह या जो भी कोई सोशल क्षेत्र में काम करना चाहता है या हम करना चाहते हैं, तो ये एलिमेंट्स जो है वो बहुत जरूरी है कि हम कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ चीजें ऐसी है जो बेसिक हमारी तैयार रहनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना चाहिए। हमें झोल झाल नहीं करना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, जिससे क्या हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। राइट। और सबको बराबर का महत्व मिलना चाहिए। आप हमारे समाज में एक थोड़ी सी, हालांकि काफी कुछ चेंज हो गया है, लेकिन हमारे समाज में आज भी एक थोड़ी सी, एक छोटी सी बात है, लेडीज और जेंट्स का थोड़ा सा वेरिएशन रहता ही है। जब आप किसी फील्ड में उतर जाते हैं, जब आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ लेडीज और जेंट्स का वेरिएशन नहीं रहना चाहिए। वहाँ आप काम करने आए हो तो आप एक पर्सनैलिटी के हिसाब से आए हो, आप एक व्यक्तित्व के हिसाब से आए हो जहाँ आप काम कर रहे हो, और उस व्यक्तित्व को, उस व्यक्ति को उतना ही इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, उतनी ही जगह मिलनी चाहिए, जिससे वो अपनी एबिलिटी के साथ काम को कर सके। इस भावना के साथ अगर हम काम कर सकते हैं तो संस्था अच्छे से ग्रो करती है। करेक्ट, राइटली पॉइंटेड आउट। तो मैम, अगर हम अब बात करें आगे कम्युनिटी एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज की, या विमेन एम्पावरमेंट की, या उससे जुड़े हुए कल्चरल हेरिटेज की, तो आप इसको किस तरह से देखते हो कि इन चीजों को आगे कैसे लेके चलना चाहिए? देखिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए जब बात वुमेन एम्पावरमेंट की करते हैं अपन, तो सबसे पहले वुमेन को खुद को आगे आना पड़ेगा।
जो मेन मुद्दा है, जो मेन तत्व है हमारा, अगर हम जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं तो उसको खुद को हमें आगे लाना पड़ेगा। अगर वुमेन खुद चाहती है कि मैं प्रोग्रेस करूं और मेरी प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो आप 100% मान के चलिए कोई भी ऐसी वजह नहीं होगी जो आपको काम नहीं करने देगी। हाँ, आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपको एक माहौल की जरूरत है, एक जगह की जरूरत है, वो जरूर अवेलेबल करवाया जा सकता है। उसके लिए आपको अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको लेना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र में काम करना चाहती है, मल्टी टैलेंटेड है या किसी एक क्षेत्र में आपको फिक्स करना है कि मुझे यही काम करना है, या आपको कोई प्रोफेशन में जाना है या कुछ भी करना है, तो आपको अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसे लोगों का ग्रुप चाहिए जो, या ऐसा कोई संस्था चाहिए जिसमें मैं जुड़ूं तो इस क्षेत्र में अपने काम को अच्छे से कर सकती हूँ। और अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं तो आप अपना एक समूह खुद बना सकती हैं, अपना एक ग्रुप खुद क्रिएट कर सकती हैं, समान विचारधारा वाले लोगों को ला सकती हैं और उस क्षेत्र में काम कर सकती हैं। शिक्षा पद्धति के बारे में बात करते हैं अपन, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे जो है ना समझ होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, कोमल होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको मालूम है कि अगर इनको सही ढंग से डायरेक्शन दिया जाएगा तो ये कुछ गलत रास्ता ना अपना करके, कुछ गलत जगह अप्लाई ना करके सही ट्रैक पे जाएंगे और सही काम करेंगे। तो शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से इंसान को सही और गलत की पहचान होती है। मैं ये नहीं कहती कि पढ़े लिखे लोग गलत नहीं होते, वो भी होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके संस्कार और आपकी शिक्षा पद्धति कैसी रही। अगर भारतीय जीवन पद्धति को हम देखें और हम पौराणिक चीजों को उठा के देखें तो हम पाएंगे कि शिक्षा, शस्त्र, ज्ञान जो उन्हें मिलता था, वैदिक, आयुर्वेदिक, वो उन्हें हर शिक्षा के साथ मिलता था। तो जो भी व्यक्ति था वो एक पक्का प्रोफेशन उनके हाथ में आ जाता था कि वो कुछ भी कर सकता था, चाहे वो शस्त्र ज्ञानी हो, चाहे शास्त्र ज्ञानी हो, चाहे वो वैद्य बने या चाहे चिकित्सक बने या चाहे वो टीचर बने, जो भी, मतलब एक फील्ड उसका ऐसा आ जाता था जहाँ पे वो अपना एक पक्का लक्ष्य निर्धारित कर लेता था। तो आज की शिक्षा पद्धति में भी हमें इस चीज की जरूरत कि हम बहुत सारी चीजें शुरुआत में सिखाएं। ठीक है, एक समय आने के बाद व्यक्ति को निश्चित हो जाता है कि उसको किस क्षेत्र में जाना, लेकिन ज्ञान उन्हें हम जरूर दें जिससे वो सही तरीके से पकड़े और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके और एक सही रास्ते को अपनाकर अपने जीवन को जी सके। करेक्ट। सो मैम, लास्ट में कोई मैसेज या एडवाइस आप शेयर करना चाहो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ? मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ, आप जो तय कर लेते हैं आप वो काम करिए। जैसे मैंने कहा कि मैं ये एक साइड खड़े होके बोल सकती हूँ कि हाँ मैं सही हूँ, आप गलत हैं या नहीं है ये कहना मेरा हक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी अपनी सोच है। लेकिन मैं एक ग्रुप के साथ भी अगर खड़ी हूँ और कहीं पे मुझे अकेला खड़ा होना पड़े तो मैं खड़े होकर बहुत बिंदास तरीके से कहती हूँ मैं सही हूँ। ये आपकी सोच है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं समाज में, देश के लिए, परिवार के लिए, कुछ भी करना चाहते हैं, अपने आप के लिए एक आइडेंटिफाई बनना चाहते हैं, एक आपकी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये चीज आपको कहने की ताकत होनी चाहिए आपके अंदर कि आप सही हैं। और इसके लिए ये नहीं है कि आपका ईगो बात कर रहा है, आप वास्तव में वहां सही होने चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आपने जो काम किया है वो सही किया है। किसी के दबाव में आकर के आपको गलत या उसकी हाँ में हाँ मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप खड़े हो जाइए और बोलिए यहाँ ये चीज सही है। क्या होता है क्या नहीं होता ये बात की बात। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बात करी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जो आप खुद सोचते हो, जो आप खुद करते हो, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आपको लगता है कि जो आप काम सही कर रहे हो तो आप उस डायरेक्शन में करते रहो। और दूसरा चीज ये देखना जरूरी है कि वो चीज दूसरों के लिए अगर बेनिफिशियल नहीं है तो उनके लिए नुकसानदायक भी ना हो, बस वो चीज ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप कोई काम करो उससे दूसरों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाए या उनको नुकसान हो, तो वो पॉजिटिव साइड पे नहीं जाएगा। नहीं, वही मैंने अभी बोला ना कि आप सही रहने चाहिए, तब आप ये बोलिए कि मैं सही हूँ। करेक्ट। ईगो यहाँ पे हावी नहीं करना है कि बस मैंने बोल दिया सही है तो सही है, ये नहीं। आप चीजों को पढ़िए, चीजों को समझिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए और देन आप खड़े होइए कि नहीं यहाँ पे मैं सही हूँ। आप हमारे कई सेलिब्रिटीज, जैसे हमारे कई लोग हैं हमारे इंस्पायर करने वाले, हमारे समाज में है, हमारे देश में ऐसी महान हस्तियां हुई है, हमने देखा है कि वो हवाओं के विपरीत होके कुछ कार्य करते हैं। उस समय लोगों का बहुत विरोध होता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यही है क्या जो कुछ करने वाले हैं। ये सब बातें छोटी छोटी हमको सुनने को मिलती है, लेकिन उस समय आपका मनोबल, आपकी इच्छाएं इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और इसका रिजल्ट हम आपको लाके दिखाएंगे। तब आप खड़े होके बोल सकते हो मैं सही हूँ। राइट। So ma'am, I must say the insights you have shared about your thing you are doing, social cause पे आप जो काम कर रहे हो, that's
रियली अमेजिंग। आप कई सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हो, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हो और कई अलग अलग सोशल कॉज पे काम कर रहे हो। दैट्स रियली अमेजिंग। एंड आपने जो आज शेयर किया, आपका व्यूज, आपके थॉट्स, किस तरह से सोशल कॉजेस के ऊपर काम किया जा सकता है टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, तो दैट वाज रियली अमेजिंग। आई रियली लाइक दैट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, इसी तरह के किसी और इम्पोर्टेंट या नॉलेज शेयरिंग वाले टॉपिक पे बात करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपके टाइम के लिए, आपके एनर्जी के लिए। आपने काफी यूजफुल, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की हम लोगों के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। और कैंसर के इंस्टीट्यूट के लिए मैंने एक गनगौर पौंडीचेरी की स्थापना की, क्योंकि परिवार के लोगों को मैंने इससे जूझते देखा, उनकी तकलीफें देखी और इसके लिए मुझे लगा कि नहीं, ये संस्था आगे बढ़नी चाहिए, तो मैंने वो भी काम किया। हर समय वही, बस जो लास्ट मैंने आपको बोला बस वही है कि लोगों को लगे कि आप सही नहीं हो, लेकिन आपका उद्देश्य सही है, आप सही काम कर रहे हो, तो आप खड़े होके बोलिए कि हाँ मैंने ये किया और ये सही है। करेक्ट। और आप लगे रहोगे तो डेफिनेटली और लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैम, मैं अलॉन्ग विद दिस इंटरव्यू आपका सोशल मीडिया लिंक या वेबसाइट वगैरह कुछ होगा तो वो भी साथ में शेयर करूंगा, सो दैट पीपल कैन बी इन टच विद यू। और जहाँ पे भी उन्हें लगे आपकी हेल्प या आपके गाइडेंस की जरूरत हो तो वो आपको कनेक्ट करे। तो एनी टाइम। श्योर गाइस, उसको देखना मत भूले, चेक करना ना भूले। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो हमने शेयर की, जिस टॉपिक के बारे में हमने बात करी, वो अच्छा लगा होगा और आपको ये जानकारी भी महत्वपूर्ण लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड टाइम। थैंक यू एंड बाय बाय।